हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर फर्स्ट देखने जा रहे हैं। ये जो सैंपल पेपर है बच्चों, आपका सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ये बच्चों 2022-23 के जो बच्चे हैं उनके बिल्कुल सीबीएसई के फॉर्मेट पर जो सैंपल पेपर है वो सैंपल पेपर है। ठीक है बच्चों, ये सैंपल पेपर आपको अपने सपोर्ट मटेरियल में भी मिल जाएगा। तो बच्चों, इसमें जो फॉर्मेट है, सबसे पहले हम उस फॉर्मेट को देख लेते हैं कि हमारा किस फॉर्मेट पे हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा। तो पहली बात तो आपको जो टाइम मिलेगा, जैसे कि सभी पेपर में मिला है आपको 3 घंटे का टाइम, और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका 80 मार्क्स 80 नंबर का होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें देख लीजिए बच्चों। सभी क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक जो है ये सारे 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे और बहुविकल्पीय एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 से लेकर 18 तक सभी क्वेश्चन 2 अंक के होंगे, और प्रत्येक के जो उत्तर होंगे वो 50 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक प्रत्येक आपके 4 अंक का 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 100 शब्दों में से अधिक नहीं देना है आपको। ठीक है। याद रखिएगा, शब्दों की सीमा को ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 5 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 24 से लेकर के 26, बोले तो 24, 25, 26, 24वां जो क्वेश्चन होगा वो हमारा गद्यांश वाला होगा। गद्यांश को पढ़ के हमें आंसर देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 में हमें कार्टून दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 26 में हमें मानचित्र दिया होगा। ठीक है बच्चों, सबसे ज्यादा आपके जो नंबर स्कोर कर सकते हैं आप आसानी से, वो आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक सभी क्वेश्चन 6 नंबरों वाले क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 170 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 7 देखिए, 6 अंक के प्रश्न के अंतर्गत आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनके विकल्प भी दिए हुए हैं, और आपको मैंने बता ही दिया कि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सपोर्ट मटेरियल में भी आपको मिल जाएंगे। तो चले बच्चों, खंड ए देखते हैं। खंड ए में हमें 12 क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है। ये 12 नंबर का रहेगा हमारा खंड ए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन हमारा, दक्षिण कोरिया की राजधानी है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है बच्चों? सियोल है। क्या है बच्चों? सियोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, सोवियत संघ अगर गठन कब हुआ पूछ ले तो 1917 है इसका सही आंसर। ठीक है। गठन बना कब था? 1917। पर हमारे क्वेश्चन में पूछा है विघटन, सोवियत संघ टूटा कब था? 1991 में टूटा था। ठीक है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का क्या हुआ था बच्चों? विघटन। सोवियत संघ के जो आखिरी राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने क्या दिया था बच्चों? इस्तीफा दिया था। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना बच्चों 1948 में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो बच्चों, यूएनओ का जो घोषणा, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, लीग ऑफ नेशन के स्थान पे। यूएनओ के घोषणा पत्र को कहते हैं बच्चों अटलांटिक चार्टर। ठीक है, या अटलांटिक घोषणा पत्र। इस पे 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। कितने देशों ने? 51 देशों ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यूरो मुद्रा किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? तो सबसे पहले बच्चों हम समझ लेते हैं क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं। क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो किसी खास क्षेत्र के, विशेष क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। इनमें सदस्य देशों की संख्या कम होती है। जैसे कुछ क्षेत्रीय संगठन है, ईयू हो गया हमारा, ASEAN आसियान हो गया बच्चों, और हमारा SAARC सार्क, SAARC सार्क। ठीक है बच्चों। एक होता है हमारा BRICS ब्रिक्स। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रीय संगठन है, EU, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था? यूरो जो मुद्रा है बच्चों, यूरो, ये किस क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1992 में हुई थी। कौन से संधि के द्वारा? maastricht संधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, आप देख रहे होंगे कि हम जब भी एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसके साथ हम कई सारे आंसर्स भी देखते। एक ये नहीं कि हमने यूरो मुद्रा को ही देख करके छोड़ दिया, हमने इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन कर लिया। ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। सुरक्षा
की कितनी धारणाएं हैं? तो बच्चों देखो, सुरक्षा का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से आजादी। सुरक्षा की दो अवधारणाएं होती हैं, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक, ठीक है, या हम गैर पारंपरिक भी कहते हैं। दो अवधारणाएं होती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किसका उत्तराधिकारी है? तो बच्चों WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके स्थान पे आया था? गेट की, ठीक है। गेट का फुल फॉर्म होता है बच्चों जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही जवाब, ठीक है। क्लियर है बच्चों? और WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना 1/1/1995, 1995 को हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से विश्व की साझी विरासत के विषय में कौन सा कथन सही है? देखो बच्चों, विश्व की साझी विरासत का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी एक देश का कब्जा नहीं होता है, ठीक है, पूरा विश्व इसका क्या होता है? मालिक होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें सिलेक्ट करना है। तो देखो बच्चों, धरती का वायुमंडल, अटलांटिक समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष जो हो गया, विश्व की साझी विरासत माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। विश्व की जो साझी विरासत होता है जो किसी के संप्रभु क्षेत्र में नहीं आता, मतलब किसी देश का नहीं होता, ठीक है, इस पर किसी एक देश का नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी, देखो कथन फर्स्ट भी सही था, सेकंड भी सही है, थर्ड देखते हैं। विश्व की साझी विरासत के प्रबंध के सवाल में उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, उत्तरी दुनिया और दक्षिणी दुनिया के बीच में मतभेद है। तो इसके तीनों कथन बच्चों मेरे को अभी तक तो देखो, पहला कथन भी सही लगा, दूसरा भी सही लगा, तीसरा भी सही लगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अधिक चिंतित है। बिल्कुल गलत है बच्चों, दक्षिणी गोलार्ध के लोग ज्यादा चिंतित है। तो इसमें बच्चों पहला दूसरा तीसरा तो सही था, ठीक है, पहला भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी। चौथा गलत है बच्चों, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कालक्रम अनुसार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कालक्रम अनुसार मतलब इसको टाइम के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन वही बच्चे कर पाते हैं जिनको अच्छे से नॉलेज होती है चीजों की। भारत में चुनाव आयोग का गठन, बच्चों आप सभी को पता होगा चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत का संविधान तैयार हुआ, तो सबको पता है भारत का संविधान बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। पॉइंट नंबर 3 है योजना आयोग का गठन। तो बच्चों योजना आयोग भी आपको पता है 1950 में इसका गठन हुआ था। नीति आयोग का गठन, ये तो आपको पता ही हो, योजना आयोग की जगह किसकी स्थापना की गई थी बच्चों? नीति आयोग की। 2000 देखो योजना नीति आयोग की स्थापना हुई थी 15 में, पर घोषणा की गई थी 14 में। कई बच्चे इसके कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले सेकंड, भारत में संविधान तैयार हुआ था, फिर आएगा बच्चों हमारा फर्स्ट, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, फिर आएगा बच्चों हमारा थर्ड, क्या हुआ था बच्चों? योजना आयोग की स्थापना, फिर लास्ट में हुआ था बच्चों नीति आयोग की स्थापना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ठीक है बच्चों, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। देखिए अच्छा लग रहा है आप लोगों को हमारा क्वेश्चन? तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। आपके एक लाइक से बच्चों आपका तो कुछ नहीं जाता, बट हमको मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो बच्चों प्लीज आप लोग हमारे को सपोर्ट जरूर कीजिए। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घटनाओं को कालक्रम अनुसार सही से अरेंज करना है। मैंने बताया ना, अगर घटनाओं को लाइन से लगाना होगा तो हमें क्या करना होगा बच्चों? डेट हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? आप सभी को पता है 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, दूसरा चुनाव हुआ था 1957 में भारत के। वीवी गिरी का भारत का राष्ट्रपति चुना जाना, बच्चों वीवी गिरी राष्ट्रपति कब चुने गए थे? 1969 में, याद है आपको? मैंने आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बता रखी है। जो बच्चों वीवी गिरी थे ना, 1969 में हुआ क्या था, हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी हाँ जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो चुनाव कराना पड़ा 1969 में।
ठीक है। तो कांग्रेस सिंडिकेट ने क्या करा था, एन संजीव रेड्डी को अपने तरीके तरफ से कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार चुन लिया था। और इंदिरा गांधी की क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी से बनती नहीं थी, इसलिए उन्होंने वीवी गिरी को चुपचाप खड़ा कर दिया था। ठीक है, और कह दिया था अपने अंतरात्मा से वोट डालने के लिए। तो याद होगा आप लोगों को, इसी के बाद कांग्रेस पार्टी बच्चों दो हिस्सों में टूट गई थी। ठीक है, आगे देखिए चौथा आम चुनाव बच्चों। पहला चुनाव हुआ था 1952 में, दूसरा 1957, तीसरा 1962, चौथा हुआ था 1967 1967। चौथे आम चुनाव को इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको बता रखा है बच्चों। चौथे आम चुनाव में हमारा जो चौथे आम चुनाव के रिजल्ट में कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी, याद होगा तो। और चौथे आम चुनाव के परिणाम को ही क्या बोलते हैं बच्चों, राजनीतिक भूकंप, है ना। चौथा आम चुनाव पहला चुनाव था बच्चों जिसमें कांग्रेस पार्टी बिना नेहरू के लड़ रही थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन ने आम चुनावों में कई सीटें जीती। तो जो कांग्रेस आर मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, इंदिरा वाली कांग्रेस। तो ये था बच्चों, हमें चुनावों में सीट जीती। तो ये 1971 का चुनाव था। ठीक है, तो बच्चों सही अरेंजमेंट आपको पता चल गया। सबसे पहले सेकंड पे हमारा हो गया 67, फिर थर्ड पे 69 और फोर्थ। ठीक है, इसका सही अरेंजमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे देख लेते हैं हम इसमें कहां पे है बच्चों। सबसे पहले क्या था बच्चों, फर्स्ट। ठीक है, फिर था हमारा थर्ड, फिर क्या था बच्चों हमारा सेकंड, फिर था हमारा फोर्थ। ठीक है, तो ये कहां पे आपको मैच हो रहा है बच्चों, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे डाउट में रहते हैं ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस को लेके। देखिए बच्चों, ये आपको जो आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनमें आपको ये 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। पहला ऑप्शन जो हमारा ए और आर दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ए सही परंतु आर गलत, और ए गलत आर सही। ये 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए कथन ए, क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, वैश्वीकरण एक पूंजीवादी प्रक्रिया है जिसमें सर्व प्रमुख एवं अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को बढ़ावा देना है। ये कथन बिल्कुल सही है, ये तो पता आपको। कथन आर देखिए, सॉरी, वैश्वीकरण से सभी को लाभ होता है, चाहे वे विकसित देश हो या विकासशील या अल्प विकसित। ठीक है, ये भी बात सही है। देखो बच्चों, कथन तो ए भी सही है और आर भी सही है, पर आर क्या ए की पुष्टि करता है? नहीं। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कथन ए क्या कह रहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो बिल्कुल गलत बात, स्थायी सदस्य नहीं है भारत। स्थायी सदस्य केवल कितने देश है बच्चों? 5 देश। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना। ये 5 देश है। ठीक है बच्चों, अब देखो कारण आर, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में अंशदान करता है, डोनेट करता है। हाँ जी, तो बच्चों इसका क्या हो गया, ए गलत है बट आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 12वें के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ये हमारा खंड जो क था बच्चों, या अ कह सकते हो, ए, ये क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहां से ना हमारे बड़े 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं खंड बी में। खंड बी में हमारा क्या है बच्चों, हमारा खंड बी के अंदर 12 अंक देता है ये हमारा खंड बी। ठीक है, इसमें आप देखते हैं बच्चों इसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने पहले बता दिया था ना, 13 से लेकर 18, मतलब कितने क्वेश्चन होगा बच्चों, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, कुल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 3, 3, 6। ये 6 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12 नंबर आपको दिलवाते हैं। ठीक है, 80 में से 12 नंबर। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसके आंसर्स यहाँ पे लिखे नहीं हुए हैं, आपको सपोर्ट मटेरियल में मिल जाएंगे। और जिन बच्चों के पास सपोर्ट मटेरियल नहीं होगी या जिनको आंसर चाहिए होंगे बच्चों, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो मैं टेलीग्राम पे ग्रुप बना करके आपको वो आंसर्स उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो आज आप देखिए, हमारा बच्चों छोटा सा चैनल है, इसको बड़ा करने में आपके सहयोग चाहिए। ठीक है, बहुत छोटे से सब्सक्राइबर पर मेहनत में बच्चों बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चों के लिए हमारी मेहनत बिल्कुल जी और जान से रहती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, शॉक थेरेपी क्या है, इसका संबंध किस देश के साथ है। तो बच्चों देखो, शॉक थेरेपी ना एक तरह का आर्थिक मॉडल था जो किसने अपनाया था, सोवियत संघ ने। तो इसका संबंध किस देश के साथ है, ये पता चल गया, हमारा सोवियत संघ। ठीक है, तो शॉक थेरेपी क्या था बच्चों,
जो सोवियत संघ था ना, वो समाजवाद से किसमें बदला था? पूंजीवाद में। इसी बदलाव को, कष्ट पर संक्रमण बदलाव को क्या बोलते थे? शॉक थेरेपी। जो किसकी मदद से हुआ था? IMF और वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए हैदराबाद को किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो देखिए, हैदराबाद के राजा को क्या बोलते थे बच्चों? निजाम कहते थे। और निजाम ने क्या करा था? हैदराबाद को देखो, जो हैदराबाद था ना, वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच था। पर हैदराबाद का राजा क्या चाहता था? इसे पाकिस्तान में मिला देना। पर भारत सरकार तो हैदराबाद को जाने देना नहीं चाहती थी। तो भाई ये अत्याचार कर रहा था महिलाओं पे, ठीक है, किसानों पे। तो चारों तरफ से भारतीय सेना ने इस पे क्या कर लिया? घेराबंदी करके हैदराबाद को सैनिक बल के द्वारा अपने अपने भारत में मिला लिया था। ठीक है बच्चों, इसके अच्छे एक्सप्लेन, देखो मैं आपको बड़े क्वेश्चंस जो है ना, इनके थोड़ा शॉर्ट समरी में ही समझाऊंगा। ठीक है, भारत में एक दलीय व्यवस्था की प्रभुत्व के कोई दो प्रमुख कारण। देखो बच्चों, भारत में पहली बात तो एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं, और वो भी कांग्रेस वाली। तो पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। दूसरा कब हुआ था? 1957। तीसरा कब हुआ था बच्चों? 1962। तीनों आम चुनाव में एक तरफा कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो तीनों चुनाव में जो एक तरफा कांग्रेस पार्टी जीती, इसी को कहते हैं एक दलीय व्यवस्था या कांग्रेस प्रणाली के नाम से जानते हैं हम, है ना। तो बच्चों, जो ये एक दलीय प्रभुत्व रहा था, हमारा एक दलीय व्यवस्था रहा था, तो इसी को कहते हैं हम। तो कह रहे कारण क्या थे? तो देखो बच्चों, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है ना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने करी थी। तो बच्चों, सबसे पुरानी पार्टी, तो जाहिर सी बात है जीतेगी चुनाव। और दूसरा क्या कारण था बच्चों? दूसरा कारण था राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान सारे बड़ी बड़ी पार्टी कांग्रेस का सबसे अग्र भूमिका थी, है ना। और कांग्रेस में सभी बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल थे, इसलिए कांग्रेस के जीत की कारण थे ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या था बच्चा हमारा? 1975 में जो आपातकाल लगा था, आपातकाल से कोई मिले दो सबक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। आपातकाल से क्या दो सबक क्या मिले? तो देखो बच्चों, पहला सबक तो ये मिला कि भैया आपातकाल में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने क्या करा था? लोगों के अधिकारों को छीन लिया था। तो अधिकारों को देखो, तो जनता अपने अधिकारों के प्रति क्या हो गई? जागरूक हो गई आपातकाल से। दूसरा क्या सबक मिला? कि भैया देखो, दूसरा सबक यह था कि भैया ये पता चला कि भारत के लोकतंत्र को ना कभी भी आसानी से गिराया नहीं जा सकता, झुकाया नहीं जा सकता। भारत के लोकतंत्र में इतना हिम्मत है कि भैया वो दोबारा से खड़ा हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के किन्हीं दो सिद्ध विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, राम मनोहर लोहिया जो थे हमारे, याद करो आप, समाजवादी नेता थे भारत के, है ना। तो बाबू इन्होंने इनका जो दो विशेषताएं, जो उनकी समाजवाद की दो विशेषताएं क्या थी? पहला तो इन्होंने कहा था कि भैया भोजन एवं शरण के रूप में लोगों को आर्थिक उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा लोकतंत्र और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लोगों को, और ये होती है हमारी गैर आर्थिक उद्देश्य। कैसा होता है बच्चों? गैर आर्थिक उद्देश्य। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे खंड सी है बच्चों, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। अच्छा, शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 18 कराया नहीं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 अंगों के नाम। तो बच्चों, यूएनओ के अंग तो वैसे देखिए शुरू में कितने थे? 6। बट अभी काम कितने कर रहे हैं बच्चों? केवल अंग की बात कर रहा हूं, 5 ऑर्गेन्स है। ठीक है, और एक कौन सा खत्म हो गया बच्चों? तो न्यायशीता परिषद। ठीक है, किन्हीं 5 को बताना है, तो भैया हमारा एक हो गया आम सभा। आम सभा को बच्चों महासभा भी कहते हैं। महासभा के अंदर 193 कंट्रीज मेंबर होती है। एक देश से 5 सदस्य आ सकते हैं, 5 मेंबर आ सकते हैं, पर वोट तो एक ही माना जाता है। दूसरा होता है बच्चों सुरक्षा परिषद। क्या बच्चों? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य है, 5 स्थायी 10 अस्थायी, है ना। आगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है हमारा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैंग में, ठीक है, इसमें 15 जज होते हैं। ठीक है, फिर अगला चौथा बच्चों हमारा आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, इसमें 54 मेंबर्स होते हैं बच्चों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। एक हमारा सचिवालय भी है, इंपॉर्टेंट सचिवालय। सचिवालय क्या एक हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य महासचिव कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों कुछ हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 1989 के आम चुनावों के बाद से भारत में बनी किन्हीं 4 गठबंधन वाली सरकारों के नाम बताइए, और किन्हीं 2 गठबंधन सरकारों के लिए। तो बच्चों देखो, 1989 से बताना है ना। देखिए एक ध्यान से देखिएगा, 1989 से बताना है तो ध्यान से देखना बच्चों। 1989 में किसकी 1989 में किसकी सरकार बनी थी बच्चों? राष्ट्रीय मोर्चा। किसकी बनी थी? राष्ट्रीय मोर्चा।
फिर उसके बाद बनी थी बच्चों 1991 में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की सरकार। उसके बाद देखते हैं 1996 में दूसरी गठबंधन हमारी संयुक्त मोर्चा किसकी बनी थी बच्चों, संयुक्त मोर्चा की, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों 1998 में किसकी बनी, 1998 हो गया, 1999 हो गया, 2000 आपका 14 हो गया बच्चों, 2019 हो गया बच्चों। इसमें बनी थी एनडीए, किसकी बनी थी बच्चों, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। फिर बच्चों आपका 2004 को याद करिए, 2009 को याद कीजिए, यूपीए की सरकार बनी थी, किसकी बनी थी, यूपीए। यूपीए का फुल फॉर्म होता है बच्चों यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। यहां क्लियर हो गया, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा अब यहां ध्यान दीजिएगा, दो गठबंधन सरकारों के विषय में भी लिखना है, ठीक है। तो अब बता दीजिए 2004 से 9 तक जो आपकी कांग्रेस के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, और 2014 और 19 में एनडीए की सरकार बनी, इसके प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, मूलवासी कौन है और इनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। अब देखो बच्चों, यूएनओ ने ना 1982 में ऐसे लोगों को मूल निवासी बताया था जो मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे हैं तथा बाद में दूसरी संस्कृतियों ने उन्हें अपने अधीन बना लिया, ठीक है। भारत में मूल निवासियों के लिए ना आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गई बातें। देखो मैं पूरा तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा अच्छे तरीके से, बड़े क्वेश्चंस हैं, कोशिश करूंगा कि अगली वीडियोस में मैं आपको आंसर्स के साथ वीडियो सब प्रोवाइड करा दूं, ठीक है बच्चों। हाँ ना, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कीजिएगा आप लोग तो मैं, देखिए बच्चों ये नहीं कि मैं आपसे कमेंट करवाना चाह रहा हूं, ये सीरियसली अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, देखिए आप लोग का सपोर्ट रहेगा तभी तो मेहनत करने में अच्छा रहेगा ना, मुझे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ना एनजीओ है जो पूरे विश्व में ना मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ना अभियान चलाता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़े हुए रिपोर्ट तैयार करता है, उसको छापता है, जब बोले तो प्रकाशित करता है, जो मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए भारत के दावे के 4 तर्क, मतलब भारत के पास ऐसा क्या है भैया कि भाई सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिले। तो देखिए भारत के पास, भाई भारत सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, भाई भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसमें दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा रहता है। भारत के शांति प्रयासों, यूएनओ जब जब भारत की डिमांड मांग करता है, और एक तो और सबसे इंपॉर्टेंट भारत क्या करता है, यूएनओ के कोष में भैया हमेशा डोनेट करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये तो मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, ये मैं आप प्रॉमिस है आप लोगों से, ये बाबू इस साल का मेरे को लग रहा है हॉट टॉप क्वेश्चन है। अच्छा ये आपके सामने एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, आप वीडियो को रोक करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, मैंने तो बच्चों पढ़ लिया है इसमें, ठीक है। ये आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा बच्चों, इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इस पैराग्राफ से रिलेटेड, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बच्चों भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वही भारत के पहले क्या थे, विदेश मंत्री थे। और भारत की विदेश नीति निर्माता किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों, नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, बिल्कुल सही बात है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नेहरू जी ने किसकी नीति अपनाई थी, एनएएम। एनएएम का मतलब होता है बच्चों नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, लोकतंत्र के हिमायती उपरोक्त गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो मतलब ऊपर जो लोकतंत्र के हिमायती के लिए किस व्यक्ति, तो बच्चों इसका सही उत्तर हमारा भीमराव अंबेडकर। लोकतंत्र के सपोर्ट में जो संविधान सभा में जो अहम भूमिका, बच्चों भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के अंदर सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है, सबसे विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो बच्चों भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन पूछ लेता बच्चों, अगर भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन पूछ लेता भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, या एनसीआर के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है बच्चों। आगे देखिए मैप वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपका मैप का। देखिए बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं, मैप देख लेते हैं और मैप को फाड़ करके क्या करते हैं, वो पेपर में लगा देते हैं। बच्चों आपको मैप को फाड़ के पेपर में नहीं लगाना,
आपको जैसे ये डब्बा दिया हुआ है ना, तो उसका क्रम लिखना है, यहाँ पे नंबर लिखने हैं और उसके अक्षरों में आंसर लिखना है, राज्य का नाम। देखो अक्षर का मतलब, देखो जैसे कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है तो उसके यहाँ पे ABCD लिखना है, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ राज्यों में ABCD लिखे हुए हैं, आपको दिखला देता हूँ। A में मेघालय लिखा हुआ है, B में पंजाब लिखा हुआ है, D में गुजरात लिखा हुआ है और C में हमारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है मैप का, सरदार पटेल का गृह राज्य, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, D, है ना। तो आपको देखो कैसे आंसर देना होगा, यहाँ पे लिखनी होगी क्रम संख्या फर्स्ट, ठीक है, और अक्षर कौन सा हो गया हमारा, D हो गया, और यहाँ पे लिखना होगा गुजरात, ठीक है। गलती मत करना, गलती करते आपके नंबर कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटी श्री रामुलु से संबंधित राज्य है। तो पोटी श्री रामुलु ने आंदोलन किया था किसके लिए बच्चों, आंध्र प्रदेश के लिए, C। तो कैसे आंसर लिखेंगे बच्चों, हम अपने आंसर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, C, ओ सॉरी यहां लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे C, और यहाँ पे लिख देंगे आंध्र प्रदेश। आपको पता होगा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है, जिसके लिए आंदोलन किया था पोटी श्री रामुलु ने, भूख हड़ताल से मर गए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जिस पर बौद्ध चंद्र सिंह ने शासन किया। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A। बच्चे बोले तो मणिपुर, क्या हो जाएगा बच्चों, मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन से प्रभावित राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों B, पंजाब, ठीक है। तो ये हमारा C आंध्र प्रदेश हो गया, ये D गुजरात हो गया, और A बौद्ध चंद्र सिंह से रिलेटेड मणिपुर। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए ये तो हमें करना नहीं। अब ये देखिए चित्र से क्वेश्चन हमारा, चित्र में बच्चों हमें एक मैप दिया हुआ है, यहाँ पे ये मैप किस संगठन से रिलेटेड है, तो बच्चों EU से रिलेटेड है। EU मतलब यूरोपीय संघ, मैंने बता रखा है ना। इसमें देख रहे हैं ब्लू कलर का एक मैप है, बीच में एक रेड कलर का है, इसमें धान की, सॉरी 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 बच्चों, धान की 10 वाले, मैं थोड़ा गलती कर गया। ये बच्चों आसियान का झंडा है, ASEAN। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या था इस झंडे से, चित्र में किस क्षेत्रीय संगठन को प्रतीक चिन्ह को दिखाया गया है। तो बच्चों इस चित्र के अंदर आसियान को दिखाया गया, ठीक है। इसमें कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, तो बच्चों देखो जापान आसियान का सदस्य नहीं है। देखो इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, IMFST, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर ना बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके 1967 में किसकी स्थापना करती है, आसियान की, ठीक है बच्चों। बाद में 5 देश और शामिल हो गए, तो अभी कुल कितने देश है, 10 देश, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चों, आसियान हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में दिखाए गए धान की जो 10 बालियां हैं किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो बच्चों ये एकता, ऑप्शन नंबर B, एकता समग्रता को दिखाती है। आगे देखिए बच्चों, बाहरी गोले का घेरा प्रतीक है, किसका प्रतीक, जो बाहरी गोला है ना ऐसे गोल कलर का, तो वो बच्चों वो दिखा क्या रहा है, ठीक है, वो शो क्या कर रहा है, तो बच्चों बाहरी घेरा जो है वो एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों, एकता। ये तो आपको क्वेश्चन करना ही नहीं है, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, श्रीलंका का जातीय संघर्ष, ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे आंसर्स वाली वीडियो में। ब्रिक्स के बारे में, अच्छा सबसे अच्छी बात क्या है, आपको जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ना, इनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो बच्चों ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप लोग बोलेंगे तो इसके आंसर की वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर बच्चों आपको थोड़ी सी भी अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूले। वीडियो में हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।